नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम परागण क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। परागण क्रिया कब पूरी होती है? हम जानते हैं कि पौधे का जो पुष्प होता है उसमें निषेचन के बाद में फल और बीज बनते हैं। तो निषेचन के लिए जरूरी है कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे। तो परागकणों का जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण और परपरागण। नाम से क्लियर है, स्व यानी कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना। एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। पर यानी दूसरा। तो परिभाषा याद करने के लिए हमें सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना है, उससे हमें परिभाषा याद हो जाएगी। स्वपरागण के दो प्रकार हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन यानी कि अपने ही परागकणों से परागित होना, और सजात पुष्पी परागण यानी कि एक पुष्प के परागकणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। अब आता है कि स्वपरागण क्रिया के लिए उसमें अनुकूलताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली अनुकूलता होती है उभयलिंगता, कि वह जो पुष्प है वो द्विलिंगी हो, यानी कि उसमें पुंमक और जायांग दोनों ही भाग उपस्थित हो, तो वो स्वपरागण हो सकेगा। दूसरा आ जाता है समकाल पक्वता। जब पुष्प के सारे भाग परिपक्व होते हैं तो पुंमक और जो जायांग है वो एक समय पे परिपक्व होंगे, तो उनमें स्वपरागण की क्रिया हो सकेगी। जैसे उदाहरण है मिराबिलिस, जलापा। तो अनुकूलन के लिए सबसे पहला अनुकूलन क्या होता है स्वपरागण के लिए? पौधे का जो पुष्प है वो द्विलिंगी हो। दूसरा समकाल पक्वता, समकाल यानी कि समान समय पे परिपक्व हो रहे हो, कौन? पुंमक और जायांग। तीसरा आ जाता है अनुमिल्यता। अनुमिल्यता यानी कि ये परपरागण रोकने के लिए जो पुष्प है वो कभी खिली हुई अवस्था में नहीं होता, पुष्प बंद ही रहता है। जैसे उदाहरण है ड्रोसेरा, कनकौआ आदि। ड्रोसेरा का नाम सबने सुना ही होगा, कीटाहारी पौधे के रूप में आप लोगों ने बहुत बार इसे देखा भी है आपकी बायोलॉजी लैब में। स्वपरागण की अनुकूलनता के बाद में अब हम देखते हैं कि परपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं हैं। परपरागण के लिए सबसे पहले तो उसका एक लिंगी होना आवश्यक है, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प होगा तो उसमें स्वपरागण हो जाएगा। तो एक लिंगी यानी कि उसका उदाहरण है पपीता। दूसरा आ जाता है स्वबंध्यता, जैसे कि उदाहरण है अंगूर और सेब। स्वबंध्यता यानी कि जो पुष्प के परागकण है वो उसी पौधे के जो पुष्प या उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र है उस पर जाके अंकुरित नहीं हो पाए, तो वो कहलाती है स्वबंध्यता। और तीसरा आ जाता है भिन्नकाल पक्वता। जब स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन है उसका विपरीत इसमें हो गया है। स्वपरागण के लिए अनुकूलन था, उसमें द्विलिंगी था, ये एक लिंगी है। उसमें समकाल पक्वता थी, इसमें भिन्नकाल पक्वता है। और तीसरा स्वबंध्यता। भिन्नकाल पक्वता में क्या होगा? स्त्री पूर्वता, पुंपूर्वता। नाम से क्लियर है, स्त्री पूर्वता यानी कि जायांग पहले विकसित हो जाता है, और पुंपूर्वता यानी कि पुंकेसर पहले विकसित हो जाते हैं। स्त्री पूर्वता का उदाहरण है एरिस्टोलोकिया और रोजेसी कुल के बहुत से पौधे, और पुंपूर्वता का उदाहरण है साल्विया। नेक्स्ट अनुकूलन इसका जो होता है चौथा, वो होता है हरकोगेमी। हरकोगेमी यानी कि वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में जो प्राकृतिक अवरोध आ जाता है, जिसके कारण कि परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते, उसे हम कहते हैं हरकोगेमी। जैसे उदाहरण आग का
पुष्प सबने देखा है, उसमें बीच में वर्तिकाग्र स्टेज नुमा हो जाता है, उसके किनारे पे जो परागकोश है वो पोलिनिया में बंद रहते हैं। और दूसरा उदाहरण मैंने लिया है कैरियोफिलेसी कुल के पौधे, उनमें वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से बहुत अधिक हो जाती है, तो वो पुंकेसर के परागकण उस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। पांचवा आता है विषम वर्तिकाग्र। शब्द में आपको सिर्फ शब्दों का ध्यान रखना है और उदाहरण देखने हैं। विषम वर्तिकाग्र का मतलब होता है कि प्रिमूला में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। पहली कंडीशन है वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे, और दूसरी कंडीशन में पुंकेसर लंबे और वर्तिका छोटी। तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं उन्हें हम द्विरूपी पुष्प कहते हैं। पर परागण की विधियां। जब पर परागण हो रहा है तो परागकणों के स्थानांतरण के लिए हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण की विधियां जो है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं वायु परागण। वायु के द्वारा परागकणों का एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचना। तो इसके लिए परागकणों की विशेषता क्या होगी? वो छोटे होंगे, हल्के होंगे, चिकने होंगे, शुष्क होंगे, और इसका उदाहरण आ जाता है घास, ओक आदि में। दूसरा साधन है जल परागण। जल परागण में दो तरह के पौधे होते हैं। जल के नीचे तो उसे हम कहेंगे अधोजल, और जल के ऊपर वो कहलाएगा अधिजल। तो जब जल निमग्न जो पौधे होते हैं, जल में डूबे हुए जो पौधे होते हैं, उनमें अधोजल परागण होता है, जैसे नाजा और जोस्टेरा आदि पौधों में। अधिजल यानी कि जल के ऊपर, जल की सतह पे होने वाला परागण, जैसे कि वेलिसेनेरिया और कोटामोजी टोन में। तीसरा आ जाता है साधन कीट परागण। इसके लिए पुष्प में क्या विशेषता होनी चाहिए? पुष्प रंगीन होना चाहिए, गंधयुक्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि कीट उसकी तरफ आकर्षित हो, और जब वो मकरंद के लिए उस पर बैठे तो परागकण उन कीटों के पंखों पे, टांगों पे, जहाँ पे भी उनके द्वारा दूसरे पुष्प तक पहुँच जाते हैं, और इस तरह से परागकण की क्रिया पूरी होती है। फिर आता है पक्षी परागण। इसके लिए भी पुष्प आकर्षित होते हैं, नलिकाकार होते हैं, कुंभाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इसके लिए उदाहरण है निकोटियाना और कैलिस्टेमोन में। इसके लिए भी पुष्प आकर्षित होना आवश्यक है। और लास्ट आ जाता है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा परागण का मतलब ये मुख्यतया कदम, कचनार आदि में होता है, जिनके पुष्प रात को खिलते हैं, और हम जानते हैं कि चमगादड़ निशाचर प्राणी हैं, तो इस वजह से चमगादड़ उन पुष्पों से आकर्षित होकर उन पे जाता है, और उसके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आप ध्यान रखिएगा, परागण और परागकण में अंतर है। परागण एक क्रिया है, परागकणों का जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, और परागकण परागकोश में से स्फुटित होते हैं, और ये नर युग्मक का कार्य करते हैं। आशा है आपको परागण क्रिया के बारे में सब वर्णन समझ में आया होगा। इन शॉर्ट इसको अगर आप इस तरह से लिख के याद करते हैं तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाला जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा निषेचन का, तो आप उसके लिए थोड़ा सा देख के आइएगा, ताकि आपको भी याद करने में कोई असुविधा न हो। धन्यवाद।